नमस्कार दोस्तों, डीमेट सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी अन्य भर्ती की कोई तैयारी करने वाले लड़कों के लिए मैंने नहीं बनाई है। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मेरे साथ यूपीएसआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं और जिनके अब जो फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना 7 से 12 माह का सिलेबस आईपीसी का, धारा 331 से लेके और 511 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आईपीसी का ये अध्याय 17 चल रहा है हमारा। पूरी आईपीसी में 2 ही चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट हैं, एक शरीर संबंधी अपराधों के विषय में और एक संपत्ति संबंधी अपराधों के विषय में। ये 2 चैप्टर कर लिए तो आपकी मतलब मोटी मोटी पूरी 80% आईपीसी कवर हो जाती है। तो शरीर संबंधी अपराध अध्याय 17 में है जो चल रहा है 299 से, और संपत्ति संबंधी अपराध ये आपके चलेंगे 378 से, चोरी से शुरू होंगे और ये जाएंगे 462 धारा तक। ये 2 चैप्टर आपके सबसे इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। अध्याय 17 की ये 331 से पहले तक की धारा हमारे सिलेबस में आ चुकी थी। 332 से स्टार्ट होती है। देखिए, धारा 332 बताती है किसी भी लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरित करने के लिए, कोई भी ऑफिसर चाहे वो पुलिस का हो या किसी अन्य विभाग का हो, कहीं अपनी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी कर रहा है, वहाँ उसको इस आशय से कि उसकी ड्यूटी में बाधा डाली जा सके, उसे कोई उपहतिकारित करना। अगर कोई उसे चोट पहुँचाता है, उपहतिकारित करता है, तो उसे 3 साल तक का कारावास या फाइन या दोनों। देखिए, ये तक और ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो इसमें जहाँ तक हो सका मैंने सारी क्लियर कर रखी हैं। तो 3 साल तक का कारावास या उसे दंड दिया जा सकता है या उसे दोनों सजा दी जाएंगी। ये 332 है। 333 सेम वही ऊपर वाली धारा है। इसमें क्या है, जो चोट है वो घोरोपति होगी, ठीक है। कर्तव्य से भयोपरित करने के लिए उसको घोरोपतिकारित करेंगे तो उसे 10 साल तक का कारावास एंड फाइन। ऊपर वाले में क्या था कि या तो सजा दी जाएगी या फाइन दिया जाएगा, और नीचे वाले में क्या है कि सजा भी ज़रूरी है और फाइन भी ज़रूरी है, ठीक है। ये 332 और 333 होगी। 332 बहुत लगती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और 333 रेयर लगती है और ये बहुत बड़ी धारा है, ठीक है। धाराओं को याद करने के लिए उनका ग्रुप बनाना है। पहली वो 2 धाराएं हैं वो दोनों ग्रुप में हैं, 32 और 33, ठीक है। अब ये जो 3 धाराएं हैं ये अपने ग्रुप में है, 36, 37, 38। देखिए, इसमें क्या है, कोई भी ऐसा कार्य जो उतावलेपन से किया जाए जिससे किसी का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, जिससे किसी के जीवन को कोई खतरा हो जाए, तो ऐसे कार्य धारा 336 के तहत दंडनीय होंगे। चाहे उस कार्य से कोई क्षतिकारित हो या ना हो, लेकिन कार्य अगर ऐसा है जिससे क्षतिकारित हो सकती थी, जैसे कि लापरवाही पूर्वक रोड पर लहराते हुए कोई बाइक चला रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, किसी को चोट लग जाएगी तो उसकी धारा ये नीचे है, लेकिन नहीं लगेगी तो 336 का अपराधी वो हो गया। इसमें सजा क्या है, 3 महीने तक का कारावास हो सकता है, 250 रुपये का जुर्माना या आपका दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसमें 337, देखिए ऊपर वाले ही काम से कोई काम लापरवाही पूर्वक किया गया जिससे किसी के जीवन या वैयक्तिक क्षेम को संकटापन्न हो गया और इसके द्वारा किसी को उपहति कारित हो गई, ठीक है। ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, उसमें उपहति नहीं हुई थी, इसमें उपहति हो रही है, ठीक है, साधारण उपहति। तो इसकी सजा 6 महीने तक या 500 रुपये और या दोनों मिल सकेंगे इसमें, ठीक है। और तीसरा है 338 आपका। धारा 338 में है आपके, देखिए वही ऐसा कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो जाए द्वारा घोर उपहति कारित करना, ठीक है। ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरा जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो जाए। इसमें आपकी सजा क्या है, देखिए इसमें लिख दिया मैंने, उतावलेपूर्ण या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा किया जाए 2 साल तक की सजा और 1000 रुपये तक का जुर्माना। देखिए, ये धारा ज़्यादातर एक्सीडेंट की धाराओं में लगती हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई अपने व्हीकल से एक्सीडेंट कर देता है तो उसमें क्या होगा, अगर साधारण चोट आई, देखो ये जो 336 है, 1 मिनट में इसे क्लियर करता हूँ। जो ये 336 है ये जनरली कोई नहीं लगाता, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जो ये 337 है, अगर किसी का एक्सीडेंट कर दिया और सिंपल चोट आई तो एक्सीडेंट कर, क्योंकि वाहन लापरवाही से चलाया है तो 279 आईपीसी, उसके साथ 337 लगेगी। अगर किसी को फ्रैक्चर वगैरह हो गया, कोई चोट बड़ी आ गई, तो 279 के साथ 337 और 38, क्योंकि साधारण चोट भी आई होगी और घोरोपति भी हुई होगी। अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 279 और 304 ए लगती है उसमें, 304 ए, ठीक है, ये लगती है उसमें, यही है इसमें। और
ज़्यादा इसका कोई यूज नहीं है, यही है। इसी में एक्सीडेंट के केसेस में ज़्यादातर यही धाराएं लगती हैं। चलिए आगे चलते हैं अब। अगली अब ये आपकी धाराएं आ रही हैं 339 से लेके 348 तक की। ये आपकी आ रही हैं सदोष अवरोध और सदोष परिरोध की। ठीक है, देखिए सदोष अवरोध की परिभाषा है धारा 339 में, सदोष परिरोध की परिभाषा है आपकी 340 में। ठीक है, सदोष अवरोध क्या होता है? किसी व्यक्ति के मार्ग को अवरोध कर देंगे तो सदोष अवरोध हो गया। और सदोष परिरोध किसी व्यक्ति के चारों तरफ से मार्ग पर अवरोध करता है, यानी किसी को जाने ही नहीं देना कहीं भी, तो वो सदोष परिरोध हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी को किसी रास्ते से निकलने की धमकी दे दें कि यहाँ से तुम निकलोगे नहीं, निकल के दिखाओ, तो हम सदोष अवरोध कर रहे हैं उसका। ठीक है, और अगर उसको हम बिल्कुल बंद कर दे रहे हैं कि किसी को कमरे में बंद कर दिया कि इतने रुपए दो, हमारे पैसे हैं तुम्हारे ऊपर, वो पैसे चुकाओ, जब तक नहीं चुकाओगे तुम जाओगे नहीं, तो हम उसका परिरोध कर रहे हैं। ठीक है, सदोष अवरोध का दंड है धारा 341 में, और यह 1 महीने तक का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों। और सदोष परिरोध का दंड है हमारा 1 महीने तक का 1 साल का सजा और 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। ठीक है, इसके बाद अगली धारा देखिए, अगर सदोष परिरोध आपका 3 दिन या इससे अधिक के लिए किया गया है तो सजा बढ़ जाएगी 2 वर्ष तक या फाइन या दोनों। अगर ये सदोष परिरोध आपने 10 दिन से अधिक के लिए किया है, 10 या 10 दिन से अधिक के लिए किया है, तो इसकी सजा 344 में है। इसमें ऊपर वाली से ये ध्यान रखना, उसमें या था, इसमें एंड है। 10 साल तक की सजा और फाइन, यानी दोनों चीज़ होंगी। अब आपकी धारा 345 देखिए, इसमें क्या है कि सदोष परिरोध हम किस व्यक्ति का कर रहे हैं? जिसको न्यायालय द्वारा छोड़ने का आदेश दिया जा चुका है। ठीक है, कोई रिट ऐसी जारी की जा सकी है, ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसे छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है। मान लीजिए किसी का पुलिस ने किसी को पकड़ रखा है, थाने में बैठा रखा, उसको छोड़ने के लिए न्यायालय ने आदेश दे दिया, या ऐसी कोई कंडीशन है और उसे फिर भी हम नहीं छोड़ते हैं, परिरोध करके रखते हैं, तो इसमें जो सज़ा है इस अपराध की, उसके अलावा 2 वर्ष तक की सज़ा और दी जाएगी। ठीक है, अगला है आपका 346, इसमें है गुप्त स्थान में परिरोध, किसी को सदोष परिरोध करके कहीं छिपा देना, गुप्त स्थान पे रखना। ठीक है, देखिए अपहरण व्यापहरण से ये धाराएं थोड़ी अलग है, इनका डिफरेंस हम समझेंगे। ठीक है, तो गुप्त स्थान में अगर किसी का सदोष परिरोध कर रहे हैं तो उसकी सजा हमारी 2 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अगले ग्रुप में आती हैं आपकी धाराएं, देखिए ये 47 और 48 हैं उसी में से, लेकिन इन दोनों का थोड़ा ग्रुप बन रहा है। अब हम किसी का सदोष परिरोध कर रहे हैं 2 कारणों से, या तो उससे कोई संपत्ति मांग रहे हैं कि इतने रुपए दे दो तब छोड़ेंगे तुमको। ठीक है, और या कोई काम कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि ये काम करना पड़ेगा नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो संपत्ति उद्यापित करने के लिए या कोई अवैध कार्य करवाने के लिए अगर किसी का सदोष परिरोध करता है तो 3 साल तक का कारावास और फाइन, दोनों चीज़ लगेंगी उस पर। ठीक है, दूसरा है जैसे संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या कोई संपत्ति को प्रत्यावर्तित कराने के लिए। ठीक है, जैसे कोई अपने माँ बाप को, बड़े बुजुर्ग को बंद कर लेता है, किस लिए कि या तो ये किसी चीज़ की सम्मति दे दो कि ये चीज़ मैं तुम्हें दे दूंगा, या फिर उनसे कोई संपत्ति में ज़बरदस्ती साइन वाइन कराने के लिए करता है, तो वो इस धारा के लिए अपराध, इस धारा के अधीन अपराध में आएगा और सज़ा मिलेगी 3 वर्ष तक का कारावास और फाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सदोष अवरोध परिरोध खत्म हो गया। देखिए अब अगला जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है हमारा आपराधिक बल और हमले के विषय में। ठीक है, बल क्या होता है, आपराधिक बल क्या होगा, हमला क्या होगा, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। ये हमारा ग्रुप 349 से लेकर के जाएगा 358 तक, लेकिन सिलेबस में 356 तक ही है। ठीक है, सबसे पहले 349 बल की परिभाषा। बल की परिभाषा वही है जो फिजिक्स वाली है। अगर हम किसी को कोई बल लगा के उसको रोक दें या उसको चला दें, ठीक है, तो यहाँ ये बल हो गया। आपराधिक बल क्या है, अगर अपराध करने के आशय से अगर ये काम कर दें तो वो 350 में आपराधिक बल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हमला देखिए, कोई ऐसा अंग विक्षेप या तैयारी जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को, इसे हटाओ, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को आपराधिक बल के प्रयोग की आशंका उत्पन्न हो जाए। देखिए, अगर हम किसी के ऊपर ऐसे अपना हाथ बना के उसके ऊपर उछालते हैं, उसे ये लग जाता है कि ये मुझे मारने वाला है, तो ये आपराधिक बल का प्रयोग हो गया और इसको हम हमला कहेंगे। ठीक है, ये आपकी इसकी परिभाषा हो गई 351 में। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ ये 2 धारा को समझिए पहले। देखिए 352 जनरली यूज नहीं होता, कोई ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर हाथ जैसा उठा देता है, लेकिन या तो ये मान लो इस धारा का किसी को नॉलेज ही नहीं है तो लगाते नहीं है। गंभीर प्रकोपन से अन्यथा,
अगर कोई आदमी किसी गंभीर प्रकोपन में है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को छुप के डरा देता है और वो एकदम से डर जाता है, प्रकोपित हो जाता है, उसे ऐसा लगता है पता नहीं ये क्या है, मेरे ऊपर कौन हमला कर रहा है, और वो पलट के उस पर हमला कर देता है, तो ये गंभीर प्रकोपन में काम हुआ। तो ऐसी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। इसके अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड, कोई व्यक्ति हमला करे, ऊपर आपने हमला और आपराधिक बल दोनों की परिभाषा पढ़ी है, हमला करे और आपराधिक बल का प्रयोग करे तो दोनों के लिए दंड है 3 महीने तक का कारावास या 500 रुपये का फाइन या दोनों। ठीक है। इसके अलावा अगली धारा ये आपकी इंपॉर्टेंट है, जनरली यूज होगी लोक सेवक के लिए। अगर कोई हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी लोक सेवक के ऊपर करे जब वो अपनी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी कर रहा हो, कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरहित करने के लिए, अगर कोई लोक सेवक पर हमला करेगा तो इसकी सजा है 2 वर्ष तक की और फाइन और बोथ। ये सिर्फ हमले के लिए है। अब यहाँ लोक सेवक को चोटें नहीं आई हैं, चोटें आई होंगी तो 332 और 33 वाली धाराएं लगेंगी। ठीक है। अच्छा, अब शुरू होती है 354। देखिए ये यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट धारा स्टार्ट हो जाती हैं जो जनरली लगती हैं, धारा 354 और इसकी चारों सबसेक्शंस। ठीक है। देखिए 354 आईपीसी में है, चैप्टर वही चल रहा है, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अब हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से। ठीक है। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। ठीक है। इसमें सजा है हमारी 2 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। इसमें कोर्ट क्या करती थी, 2 वर्ष तक है तो इसमें 1 महीने तक का भी कारावास कर देती थी या उसको 100 रुपये का जुर्माना करके छोड़ देती थी। तो इसमें इसको मिनिमम फिक्स किया गया। जो आईपीसी में संशोधन 2013 हुआ उसके द्वारा क्या किया गया कि मिनिमम 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास एंड फाइन। आप इसमें या फाइन नहीं है कि आप 100 रुपये का छोड़ दो, आपको सज़ा भी करनी पड़ेगी और जुर्माना भी करना पड़ेगा, और सज़ा जो है 1 वर्ष से कम नहीं होगी। तो ये हो गया आपके 354। इसके बाद इसमें 4 धाराएं और जोड़ी गई हैं, 354 A B C D। ठीक है। उन चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलो देखिए 354 A में क्या है, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। ठीक है। इसमें क्या है, लैंगिक उत्पीड़न में कौन सी चीज़ें आएंगी, इसमें 4 चीज़ आवश्यक है। देखिए अगर कोई स्पष्ट प्रस्ताव किसी व्यक्ति से लैंगिक क्रियाएं, कोई शारीरिक संपर्क या अग्र क्रियाएं करने के लिए कोई प्रस्ताव दे किसी व्यक्ति को, किसी महिला को। दूसरा, कोई लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध। देखिए प्रस्ताव और मांग, अनुरोध, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, अभी बताऊंगा। तीसरा है, अगर बलात् अश्लील साहित्य दिखाने की कोशिश करे कोई, या फिर कोई आभासी लैंगिक टिप्पणी करे, तो ये 4 चीज़ें होंगी तो 354 A आईपीसी के तहत अपराध माना जाएगा। देखिए आभासी टिप्पणियाँ आपको याद हो तो 294 में भी थी, 294 आईपीसी में। समझना और सीखना में ये है कि इनमें डिफरेंस क्या होगा। पहली बात, जो 294 में टिप्पणियाँ की जा रही थी वो सार्वजनिक स्थान पर की जा रही थी और किसी महिला को पर्टिकुलर टारगेट करके नहीं की जा रही थी, एक सार्वजनिक स्थल पे की ही जा रही थी, आने जाने वाले उनको देख करके। ठीक है। यहाँ पे क्या है, किसी एक महिला को टारगेट करके ये काम किया जा रहा है और यह स्थान सार्वजनिक स्थान नहीं है। ठीक है। और अब देखिए इसमें सबसे पहले प्रस्ताव, स्पष्ट प्रस्ताव क्या होगा। अगर मान लीजिए किसी महिला से कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं आपको ये इतने रुपए दे दूंगा या ये चीज़ें दे दूंगा, आप मुझसे मतलब ये कोई शारीरिक संपर्क या अग्र क्रिया स्थापित कर लो। ठीक है। या फिर लैंगिक स्वीकृति के लिए यहाँ है रिक्वेस्ट, आप किसी से रिक्वेस्ट करें इस काम को करने के लिए। और तीसरा अश्लील साहित्य दिखाना, और चौथा ये आपका अश्लील आभासी टिप्पणी, मैंने आपको बता दिया। आपका पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों के लिए सजा है आपकी 3 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। और ये चौथे वाले के लिए, इसके लिए दंड है 1 वर्ष तक कारावास या फाइन या दोनों। ठीक है। अब आती है आपकी धारा 354 B। देखिए है वही हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, किस आशय से किया गया है, महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से। ठीक है। अगर कोई महिला इस तरीके से FIR लिखाती है कि मेरे परिवार के जिन्होंने या किन लोगों ने जैसे झगड़ा हो रहा था उसमें अटैक किया और उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए, तो उसमें जनरली ये धारा लग जाती है। ठीक है। निर्वस्त्र करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग हुआ, किसके आशय से हुआ,
महिला के निर्वस्त्र करने के आशय से। सजा कितनी है इसमें? 3 साल से 7 साल तक का कारावास और फाइन। ठीक है, इसमें फाइन भी आवश्यक हो गया और सजा भी आवश्यक होगी, और सजा 3 वर्ष से कम नहीं होगी, 3 से 7 वर्ष तक की सजा करनी पड़ेगी। अगला आता है आपका दृश्य रतिकता। दृश्य रतिकता क्या है? कोई महिला जो अपने किसी प्राइवेट कृत्य में लगी हुई हो और उस स्त्री को कोई चुपके से देखेगा या फोटो खींचेगा या प्रसारित करेगा, तो ये आपका दृश्य रतिकता कहलाता है। और इसकी सजा इसमें प्रथम दोष सिद्धि पे 1 से 3 वर्ष तक का कारावास एंड फाइन, और उसके बाद पश्चातवर्ती में 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास एंड फाइन। ठीक है, अगली आपकी धारा आती है महिला का पीछा करना। ठीक है, ये थोड़ा मैंने इसमें डीप में ही लिखा है, थोड़ा बड़ा है ये। देखिए, पीछा करने में क्या है? अगर कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है, ठीक है, अपनी किसी व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, और उस स्त्री के स्पष्ट रूप से अनिच्छा प्रदर्शित किए जाने पर उसका पीछा करता है, ठीक है, या संपर्क करता है, तो वो क्या कहलाएगा? पीछा करना कहलाएगा। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है? अगर कोई किसी स्त्री को ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली संसूचना को उसकी को फॉलो करता है और उसके द्वारा पीछा करता है। देखिए, ऑनलाइन किसी को देखना या फॉलो कर लेना वो अपराध नहीं हुआ, लेकिन किसी ने पोस्ट डाला कि टुडे आई एम गोइंग जयपुर या कुछ, और आप जयपुर पहुंच गए उसके पीछे, तो एग्जैक्ट उसको फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन वो जो जो लोकेशन शेयर कर रही है उसके मना करने के बावजूद भी अगर उसको हम फॉलो कर रहे हैं तो वो इस तरीके के अपराधों में आएगा। लेकिन इसमें परंतु क्या है कि अगर हम जो पीछा कर रहे हैं वो किसी अपराध के निवारण का या पता लगाने के लिए कर रहे हैं, या किसी कानून में है ऐसा कोई दे रखा है सिस्टम, विधि के अनुपालन में कर रहे हैं, और या तीसरी परिस्थिति है आपका कि विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्त रूप से न्यायोचित था, तो इस धारा में पीछा करना और यह अपराध नहीं माना जाएगा। इसकी सजा है आपकी 3 वर्ष तक का कारावास एंड फाइन, दोनों चीज़ें होंगी इसमें। देखिए, इसमें 2 धाराएं और बच गई। 355 में है हमारा गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा, जो मैंने पहले ही बता दिया, कोई प्रकोपन में नहीं है, किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेंगे। इस बार हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किस लिए किया गया है? किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से, उसकी बेइज्जती करने के आशय से। सजा है 2 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। ठीक है, 356 लास्ट है। इसमें क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जा रही संपत्ति, कोई अपनी किसी संपत्ति को ले जा रहा है तो उसको चुराने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। सजा 1 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। अगला आपका टॉपिक आता है, देखिए, व्यपहरण, अपहरण, वासत्व, बलात्श्रम, इसके संबंध में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी इसकी धाराएं लगती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहले धारा 359 से शुरू होगा और 364 तक जाएगा, 374 तक जाएगा ये। ठीक है, तो 359 में है व्यपहरण की परिभाषा। व्यपहरण 2 प्रकार से हो सकता है। एक, भारत में से व्यपहरण, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भारत से पकड़कर भारत से बाहर ले जाता है, बहला फुसला करके, आगे इनकी परिभाषा भी आएंगी, वो समझ लीजिए, यानी भारत से बाहर ले जाना है तो भारत से बाहर व्यपहरण। और दूसरा, विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण, ये भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी के संरक्षण में से किसी व्यक्ति को ले जाता है तो वो ये धारा में आएगा। ठीक है, 360 में आता है भारत में से व्यपहरण की परिभाषा। इसमें क्या है? व्यक्ति या उसके संरक्षक की सम्मति के बिना भारत में से बाहर ले जाना। ठीक है, इसमें चाहे किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति हो, अगर पकड़ के भारत से बाहर ले जाने की कोशिश की जाती है तो भारत में से व्यपहरण माना जाएगा। ठीक है, अगली है आपकी धारा 361। 361 में क्या है? विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण। इसमें क्या है? यह धारा जब लगेगी जब वो व्यक्ति अप्राप्त वय हो। अप्राप्त वय मतलब अप्राप्त वय हो या विकृत चित्त हो। अप्राप्त वय का मतलब क्या है? कि मतलब बालिग ना हुआ हो। पुरुष के मामले में 16 वर्ष और महिला के मामले में 18 वर्ष, या किसी चित्त विकृत व्यक्ति को उसकी संरक्षक की सम्मति के बिना उसकी अभिरक्षा से ले जाना। ये आपका 361 में है इसकी परिभाषा। 362 में आपकी परिभाषा है अपहरण की। देखिए, अपहरण क्या हुआ? इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बल द्वारा या प्रवंचना या षड्यंत्र द्वारा। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है और वो वहाँ से चला जाता है, तो हम ये कहेंगे कि वह अपहरण करता है। एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, अपहरण को एबडक्शन कहते हैं। ठीक है,
जबकि व्यपहरण को किडनैपिंग कहते हैं। और हमने नॉर्मली यही पढ़ा है कि किडनैपिंग मतलब अपहरण हो गया उसका, लेकिन वो गलत है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स एक साथ यूज होते हैं, इसीलिए हम इन्हें सिमिलर ही समझते हैं। लेकिन व्यपहरण को बोलते हैं किडनैपिंग और अपहरण को बोलेंगे एब्डक्शन। ठीक है, इसमें आगे अब इसकी धारा और दंडों के बारे में चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए अगली हमारी धारा है 363। महिलाओं के मामले में सबसे ज़्यादा ये धारा यूज होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। अगर व्यपहरण के लिए दंड, अगर कोई किसी की बेटी को किसी के घर से ले जाता है, ज़्यादातर जनरली जितने भी ये केसेस होते हैं सब में ये धारा लगती है। ठीक है, क्योंकि महिला है तो अप्राप्त वय के सिस्टम इस पर लागू होगा। और अगर कोई मान लीजिए 18 वर्ष से ऊपर की है तो उसमें भारत से बाहर, क्योंकि इसमें व्यपहरण के लिए दंड है दोनों कंडीशन के लिए, भारत से बाहर वाली और ये भी, तो 363-66 का मुकदमा लिखा जाता है। तो 363 में तुम्हारा व्यपहरण, भारत के बाहर वाला भी और विधिपूर्ण संरक्षता वाला भी, सजा है इसमें 7 वर्ष तक का कारावास एंड फाइन। ठीक है, अगली आपकी धारा आती है 363A। जनरली ये यूज तो कम होती है। इसमें क्या है, हम अपहरण या व्यपहरण किस लिए कर रहे हैं, भीख मंगवाने के लिए या फिर विकलांगीकरण, उसको विकलांग करने के लिए, किसी अप्राप्त वय का अपहरण या व्यपहरण। ठीक है, अप्राप्त वय है यहाँ पे, तो इसके लिए सजा क्या है देखिए। अगर वह व्यपहरण इसलिए किया गया है कि उससे मतलब कोई व्यपहरण करे या अपनी अवरक्षा में रखे, किसके लिए, ताकि उससे भीख मंगवा सके, तो कारावास होगा 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन। अगर भीख मंगवाने के लिए अप्राप्त वय को विकलांग करता है कोई व्यक्ति, तो इसमें आजीवन कारावास तक होगा और फाइन होगा। ठीक है, तीसरा इसका पॉइंट है, देखिए तीसरा पॉइंट इसका ये कहता है, अपहरण या व्यपहरण किसी और ने किया। ठीक है, कोई अप्राप्त वय को भीख मांगने के लिए नियोजित करता है, भीख मांगने के लिए लगा दिया किसी ने, तो जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि उसने ये व्यपहरण कराया या नहीं कराया, ये साबित जब तक न कर दिया जाए, तब तक यही माना जाएगा कि उसने भीख मांगने के आशय से ही व्यपहरण कराया था और उसे दंड जो मिलेगा वो व्यपहरण का मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली धारा पे। देखिए ये जो धारा है इस चैप्टर की सबसे खतरनाक और सबसे सीरियस धारा है 364। ठीक है, हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण। ठीक है, सबसे बड़ी है, सबसे सीरियस धारा है। जो कोई इसीलिए किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या ऐसे व्यनित किया जाए कि वह अपनी हत्या करने के खतरे में पड़ जाए, तो आजीवन कारावास से या फिर कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम का नहीं होगा और फाइन भी से दंडित किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट धारा है और सबसे ज़्यादा यूज तो मतलब अब कम ही होते हैं हत्या के लिए व्यपहरण अपहरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, IMP मैंने ऊपर लिख दिया इस पर। अगली धारा आपकी आती है 364A। देखिए ये भी वही सिमिलर और वैसी धारा है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अपहरण या व्यपहरण किसके लिए किया जा रहा है, फिरौती लेने के लिए। ठीक है, फिरौती लेने के लिए अपहरण, इसीलिए किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करेगा कि ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उपाधि कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी युक्त आशंका पैदा करेगा। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है, या उसकी उपाधि की जा सकती है, या ऐसे व्यक्ति को उपाधि या मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए या करने से प्रवृत्त रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए। सजा क्या है इसकी, मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माना। ठीक है, अगली आपकी धारा आती है आपकी 365। 365 है किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से सदोष परिरोध करने के लिए, हमें सिर्फ सदोष परिरोध करना है, सदोष परिरोध करने के लिए अपहरण या व्यपहरण। ठीक है, अगली आपकी धारा आती है 366। देखिए 363 के साथ ये धारा लगती है, विवाह आदि करने के लिए विवश करने को किसी स्त्री को व्यपहरण करना या उत्प्रेरित करना। अगर कोई लड़का किसी लड़की को भगा ले जाता है तो जनरली वो किसके उद्देश्य से ले जाता है, या तो शादी करने के लिए या फिर उसे शादी करने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए। ये धारा अप्लाई होती है, इसमें अपहरण या व्यपहरण दोनों कंडीशन इसमें आएंगी। और जब 363-66 का मुकदमा लिखा जाता है तो उसमें जो नॉन अवेलेबल है वो यही धारा है। इसमें 10 वर्ष तक का कारावास एंड फाइन है, इसमें हम 41 वन का नोटिस नहीं भरवा सकते।
ठीक है, और सबसे ज़्यादा लगती है, यूज भी होती है ये धारा। ठीक है, इसमें क्या है, विवाह करने के लिए, विवश करने के लिए या संभोग करने को विलुप्त या विवश करने के लिए अपहरण या व्यपहरण। ठीक है, अच्छा, जो कोई किसी स्त्री को अयुक्त संभोग करने के लिए आपराधिक अवित्रास द्वारा या अन्य साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा तो वो भी इसी की श्रेणी में आएगा और सेम प्रकार से दंडनीय किया जाएगा। ठीक है, अब ये 3 धारा और बच जाती हैं हमारी इस चैप्टर में। 368 में क्या है कि व्यपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या प्रविरोध में रखना। कोई व्यक्ति व्यपहरण करके लाया, जैसे मान लीजिए कोई किसी की बेटी को ले आता है, ऐसे केसेस हो जाते हैं, तो वो जहाँ पे पकड़े जाएंगे, ठीक है, तो अपहरण या व्यपहरण का दोषी माना जाएगा वो। ठीक है, अगर कोई ऐसे व्यपहृत व्यक्ति को या अपहृत व्यक्ति को छिपाता है तो वो भी सेम उसी का दोषी माना जाएगा। अगली देखो हमारी धारा 370, ये है आपकी 370, दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना। ये चीज़ें पहले होती थी और अब ये नहीं है और यूज में भी नहीं है ये धारा। तो अगर दास के रूप में खरीदने बेचने के लिए आयात करना, निर्यात करना, अपसारित खरीदना, बेचना या व्ययनित करना, सजा होगी 7 वर्ष तक और फाइन। ठीक है, अच्छा, ऐसे दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण करना, तो अगर दुर्व्यापारित शिशु को यौन शोषण के लिए संलग्न करेंगे तो 5 से 7 वर्ष तक का कारावास एंड फाइन, और दुर्व्यापारित व्यक्ति यानी शिशु ना हो तो उसके केस में आपका 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास और फाइन। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अब आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए, बलात्संग के विषय में, रेप, 3 धारा रह गई हैं इस चैप्टर की, 75, 76 और 77। ठीक है, अगर धारा 375 समझ में आ गई तो समझ लीजिए आईपीसी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ में आ गया। और चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, देखिए किस चीज़ को बलात्संग कहा जाएगा। ठीक है, आसाराम केस होने के बाद जो बलात्संग की परिभाषा में कार्य हैं वो ये हैं 4। कोई व्यक्ति अपने लिंग को किसी सीमा तक किसी स्त्री की योनि में, देखिए अगर लिंग को योनि में, मुख में, मूत्रनली में, गुदा में, ये 4 चीज़ें, अगर इन चारों में किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है या किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी महिला के साथ ऐसा कराता है तो माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया। पहली बात, लिंग के मामले में इन चारों चीज़ों से किसी सीमा तक प्रवेशन, योनि, मुख, मूत्रनली और गुदा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, अब इस बार लिंग नहीं है, किसी वस्तु या शरीर के किसी अंग को जो लिंग नहीं है, ठीक है, उसको स्त्री की योनि में, मूत्रनली में या गुदा में किसी भी सीमा तक प्रवेश कराए या किसी अन्य व्यक्ति से किसी के साथ ऐसा कराए। ठीक, इसमें क्या है, एक चीज़ हट गई आपकी, मुख। अगर मान लीजिए कोई वस्तु किसी के मुख पर लगा देगा तो वो इसकी बलात्संग की श्रेणी में नहीं आएगी, लेकिन वस्तु या शरीर का कोई अंग, चाहे वो हाथ हो, फिंगर हो, उसको योनि, मूत्रनली और गुदा, इनमें किसी भी सीमा तक प्रवेश कराए। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन देखिए, ये 2 कंडीशन हैं जो और समझने वाली हैं। ठीक है, तीसरी हमारी कंडीशन है, स्त्री के शरीर के किसी अंग से इस प्रकार हस्त साधन करता है कि जिससे ऐसी स्त्री की योनि में, मूत्रनली में, गुदा में या शरीर के किसी अंग में प्रवेशन कारित किया जाए या ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति से किसी महिला के साथ हो जाए तो वो इस श्रेणी में अपराध माना जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आएगा, मतलब इस प्रकार का हस्त साधन कैसे होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ हमें किसी महिला का बलात्संग कराना है, संभोग कराना है, तो हमने उसे इस तरीके से पकड़ा कि किसी दूसरे व्यक्ति का प्रवेशन कारित हो गया, तो इस तरीके का किसी महिला में इस तरीके से धक्का मारा, गिरा दिया, ये सब करना, ये सब चीज़ें भी आपकी बलात्संग की श्रेणी में आएंगी इसमें, घा में। और घा कहता है कि ओरल सेक्स, अगर कोई व्यक्ति अपने मुख को किसी स्त्री की योनि, गुदा और मूत्रनली पर, इन पर लगाता है, टच कराता है, ठीक है, तो या किसी दूसरे व्यक्ति से ऐसा कराता है किसी महिला के साथ, तो ये 4 केस आपके बलात्संग की श्रेणी में आएंगे। पूरी मेन बात ही है 4 में। अच्छा, इसके लिए क्या है, अब देखिए जो परिस्थितियां हैं वो आपकी नीचे दी गई, किन किन परिस्थितियों में ऐसा काम बलात्संग की श्रेणी में आएगा।
देखिए ये इसकी कंडीशन है। सबसे पहले बलात्संग की श्रेणी में कब आएगा? जब उपरोक्त काम स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हो, ठीक है। दूसरा, स्त्री की सम्मति के बिना हो। अच्छा, अब ये समझिए इसमें इच्छा और सम्मति में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए इच्छा जहाँ हो वहाँ सम्मति ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। लेकिन जहाँ सम्मति है, ठीक है, वहाँ ज़रूरी नहीं कि उसकी इच्छा भी हो। कोई व्यक्ति, कोई महिला किसी व्यक्ति के विलुप्त किए जाने पर भी ऐसा काम कर सकती है। मान लो कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन वो दूसरे के उसमें आके सम्मति दे देती है। तीसरा बिंदु इसमें यह है, देखिए अगर किसी महिला से सम्मति ली गई है लेकिन वह सम्मति उस महिला से हितबद्ध किसी व्यक्ति को मृत्यु या उपहत्या के भय में डालकर ली गई हो, तो ऐसी सम्मति लेने के बाद भी अगर बलात्संग करता है तो भी वह इस श्रेणी में अपराध में आएगा। चौथा क्या कह रहा है? अगर किसी स्त्री से सम्मति ली गई है और जिसने लिया उसको पता है कि वह उस महिला का पति नहीं है और उस महिला ने सम्मति यह समझ के दी है, यह विश्वास करती है वह कि ये व्यक्ति क्या है, इससे विधिपूर्वक विवाहित है और उसका पति है, ठीक है, उससे विवाहित होने का वह विश्वास करती है, तो ऐसी सम्मति, ये कंडीशन उन केसेस में बनती थी जब पहले महिलाएं पर्दा प्रथा के तहत शादी होकर आती थी। उनको ये पता ही नहीं होता था कि उनका पति कौन है, और सुहागरात पे जब वो घर आती थी तो कई ऐसी घटना हो जाती थी कि पति से पहले कोई और सुहागरात मना जाता था, ठीक है। या ऐसी कंडीशन वहाँ पे बनती है जब मान लीजिए कोई पति पत्नी एक दूसरे से संभोग करने के लिए सहमत हों और कहीं अंधेरी जगह हो कि वहाँ पे रात को सोना है, यह बात किसी तीसरे व्यक्ति को पता चल जाए और पति के आने से पहले पत्नी के साथ कोई और व्यक्ति अगर संभोग की क्रिया कर जाता है तो वहाँ ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। देखिए पांचवी कंडीशन है इसमें कि जो व्यक्ति, जो महिला सम्मति दे रही है या तो वो विकृत चित्त है, ठीक है, या नशे में है, या फिर जो व्यक्ति सम्मति ले रहा है उसने कोई ऐसी वस्तु या अस्वास्थ्यकर पदार्थ उसे सेवन कराया है जिसके बाद सम्मति देने के बाद उसे सम्मति के परिणामों और प्रकृति को समझने में ही वह असमर्थ है, तो ऐसी सम्मति भी, मतलब सम्मति तो है लेकिन इसमें भी वो बलात्संग ही माना जाएगा। देखिए अब छठवां पॉइंट ये कहता है कि सम्मति जिससे ली गई है वह महिला 18 वर्ष से कम उम्र की है। अब इसमें सम्मति हो या न हो वो दोनों ही बलात्संग माने जाएंगे। और सातवां और लास्ट पॉइंट ये है कि जब स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है, ठीक है, मान लीजिए बेहोश है या कुछ है, तो ऐसी स्त्री में के साथ भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य कारित करता है, ऊपर वाले चारों कृत्य, तो वो भी बलात्संग की श्रेणी में आएगा। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ों का स्पष्टीकरण दे रखा है। सबसे पहले इस धारा के प्रयोजनों के लिए योनि में वृहद भगोष्ठ भी शामिल है। अब जो प्रवेशन की बात आएगी तो वो किस सीमा तक? वृहद भगोष्ठ का मतलब होता है योनि के अपर लिप्स, अगर आप उनसे भी कोई चीज़ टच कराते हैं तो वो भी बलात्संग की श्रेणी में आएगा, ठीक है। और दूसरा स्पष्टीकरण आपका ये कहता है कि सम्मति से ऐसा स्पष्ट स्वैच्छिक करार सहमति अभिप्रेत है जो संसूचना के किसी रूप द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी करने की रजामंदी संसूचित करती है, ठीक है। सम्मति स्पष्ट स्वैच्छिक करार होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या बताया है, यहाँ ये धारा समाप्त हो जाएगी। देखिए इसमें ये क्या दे रखा है कि अगर कोई महिला आपको इस चीज़ का प्रतिरोध नहीं करती, बलात्संग का प्रतिरोध नहीं करती, तो उस मौन स्वीकृति को सम्मति नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर इस चीज़ के लिए विरोध नहीं करती तो उसे भी सम्मत देना नहीं माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके दो अपवाद हैं। एक तो देखो मेडिकल प्रोसेस के तहत कोई कार्य किया गया, कोई प्रवेशन किया गया तो वो बलात्संग घटित नहीं करेगा। और दूसरा अपवाद ये कह रहा है कि अगर कोई पुरुष अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन करे जिसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हो तो वो भी मैथुन की श्रेणी में नहीं आएगा। देखिए ये हमारी 375 धारा कंप्लीट हो गई, बलात्संग की पूरी परिभाषा। चारों बातें रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहली बात, लिंग को किसी महिला के शरीर से योनि में, गुदा में, मूत्र मार्ग में कहीं भी स्पर्श कराना, टच कराना, प्रवेशन कराना, ये बलात्संग होगा। दूसरा क्या था कि लिंग के अलावा कोई वस्तु या कोई शरीर का अंग मुख को छोड़कर बाकी की किसी चीज़ में टच कराना। तीसरा पॉइंट था आपका कोई ऐसी क्रिया करना जिससे प्रवेशन कारित हो जाए। और चौथा पॉइंट क्या था आपका? ओरल सेक्स, यानी मुख द्वारा। और
वही मतलब एक उसको छोड़कर, मुख को छोड़कर बाकी की 3 चीज़ों में, चाहे वो योनि हो, गुदा हो, मूत्र मार्ग हो, इनमें कहीं भी टच करना या किसी और से कराना, ये आपका बलात्संग में था। सम्मति के सारे क्लॉज आपने पढ़ रखे हैं, अपवाद आप पढ़ चुके हैं, और सम्मति का उसका स्पष्टीकरण भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपकी धारा हो गई पूरी 375। अब शुरू करते हैं अगली धारा 376। धारा 376 देखिए, बलात्संग के लिए दंड। जो कोई उपधारा 2 में वर्णित, इसे भूल जाइए, सीधा सीधा इस पे आइए कि बलात्संग करेगा उसे सजा कितनी मिलेगी? 10 वर्ष से अन्यून आजीवन कारावास, आजीवन कारावास मिलेगा, या फिर 10 वर्ष से कम नहीं और फाइन भी। ठीक है, इसमें 10 वर्ष तक नहीं है कि 5 साल मिल जाए, 10 वर्ष से ऊपर ही मिलेगी और फाइन भी मिलेगा, और या फिर आजीवन कारावास मिलेगा। ठीक है, अब देखो उसमें पहले में दे रखा था कि उपधारा 2 के सिवाय, 2 में क्यों दे रखा कि 2 में दंड और ज़्यादा है। ठीक है, 2 कह रहा है जो कोई अगर पुलिस अधिकारी होते हुए बलात्संग करेगा, या फिर थाना परिसर में बलात्संग करेगा, ठीक है, और पुलिस अभिरक्षा में बलात्संग करेगा, या फिर लोक सेवक होते हुए अभिरक्षा में लेकर के बलात्संग करेगा। ठीक है, सशस्त्र बल का कोई सदस्य अपने क्षेत्र में जहाँ वो नियुक्त है वहाँ पे बलात्संग करे, या जैसे कारागार जेल आदि में अगर कोई आदमी बलात्संग करे। ठीक है, या जैसे स्त्री बालक के प्रबंधन में जैसे ये जो संस्था बना दिए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इनमें कहीं कोई बलात्संग करे, कोई अस्पताल का कर्मचारी अस्पताल में किसी स्त्री के साथ बलात्संग करे। ठीक है, या स्त्री का कोई संबंधी हो, संरक्षक हो, अध्यापक हो, तो वो अपने विश्वास में लेकर के किसी के साथ कोई बलात्संग करे। ठीक है, सांप्रदायिक अलगाववाद या हिंसा कहीं हो रही है, कोई बलवा हो रहा है, वहाँ कोई बलात्संग करे, या 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग करे। ठीक है, सम्मति देने में असमर्थ कोई स्त्री है उसके साथ बलात्संग करे। ठीक है, किसी स्त्री के नियंत्रक या प्रभुत्व की स्थिति में रहते हुए बलात्संग, या मानसिक या शारीरिक रूप से निरोगता, कोई पागल महिला है उसके साथ बलात्संग करे। अच्छा, बलात्संग करते हुए किसी स्त्री को घोर शारीरिक अपहानि, अपंग या विकलांग ऐसा कर दे, विरूपित कर दे, संकटापन कर दे। ठीक है, बार बार बलात्संग करे तो इसमें सजा होगी कठोर कारावास 10 वर्ष तक का, और फाइन भी, या फिर आजीवन कारावास। ठीक है, और आजीवन कारावास का इसमें मतलब होगा टिल डेथ। देखिए, कुछ आजीवन कारावास ऐसे होते हैं जिनमें उसके सदाचरण के आधार पर उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस कंडीशन में जो उपधारा 2 के अधीन कोई बलात्संग करता है तो उसमें आजीवन मिलेगी, उसका मतलब हो जाएगा अंतिम सांस तक। ठीक है, उपधारा 3 ये कहती है अगर 16 वर्ष से कम आयु की, 16 वर्ष से कम आयु की अगर स्त्री के साथ बलात्संग करेगा तो उसे 20 वर्ष तक का कठोर कारावास दिया जाएगा। 20 वर्ष से कम नहीं होगा, 20 से ऊपर ही दिया जाएगा, या फिर आजीवन कारावास दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ आजीवन कारावास दिया वहाँ तो आजीवन कारावास होगा, और 20 वर्ष का दिया जाएगा तो उसके साथ फाइन भी दिया जाएगा। अच्छा, ये धारा उपधारा 3 ये भी बताती है कि जो फाइन दिया जाएगा उससे महिला के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास के लिए उसे यूज किया जा सकेगा। ठीक है, अब 376 में कुछ उपधाराएं जोड़ी गई हैं, उन्हें पढ़ेंगे हम। 376A देखिए, 376A आपकी लगती है अगर किसी बलात्संग करते हुए, यानी बलात्संग की अगर पीड़िता है, उस पीड़िता की मृत्यु कारित करने के या लगातार उसे निष्क्रिय बनाए रखने के लिए, निष्क्रिय स्थिति में बने रहने के लिए परिणाम उत्पन्न करता है, तो इसमें उसे सजा होगी आजीवन कारावास जो कि अंतिम सांस तक का होगा, या मृत्युदंड, या फिर 20 वर्ष से अधिक का कोई कारावास, 20 वर्ष से कम नहीं होगा, और फाइन भी दिया जाएगा उसको। ठीक है, फाइन भी लगेगा उस पर। ये 376B के 376 क, ये क का ख नहीं, क का क है। ठीक है, 376 क का क कहता है अगर 12 वर्ष से कम आयु की अगर स्त्री के साथ कोई बलात्संग करेगा तो उसको दंड मिलेगा आजीवन कारावास, या मृत्युदंड, या 20 वर्ष से ऊपर का कारावास और फाइन, ये सजा दी जाएगी। 376B कहता है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी से पृथक्करण के दौरान अलग रह रहा है, ठीक है, मान लीजिए उसका केस चल रहा है या वो झगड़ा करके अलग है, जरूरी नहीं कि वो किसी डिक्री के अधीन यानी कोर्ट के ऑर्डर के अधीन ही हो, लेकिन अगर पृथक रह रहे हैं, उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मैथुन करता है तो
उसको 2 साल से 7 साल तक का कारावास और फाइन होगा। 376C 376C कहता है प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा मैथुन। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसके एम्प्लॉय, स्कूल के प्रिंसिपल और उसके अंडर आने वाले एम्प्लॉय प्राधिकार की स्थिति में वैश्वासिक संबंध, लोक सेवक, कारागार, पथ प्रेषण गृह, अभिरक्षा में अधीक्षक या प्रबंधक द्वारा, अस्पताल प्रबंधन द्वारा अगर ऐसा कोई मैथुन किया जाता है विश्वास में लेकर, तो जो कि बलात्कार की श्रेणी में नहीं आए, उत्प्रेरित या विलुप्त करना, तो इसके लिए सजा है आपका 5 से 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन। अब ये धारा है आपकी गैंगरेप की, सामूहिक बलात्कार की। देखिए, सबसे पहले 376D, ये बहुत ही खतरनाक धारा है, अगर लग जाती है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, इसमें है किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करना, ठीक है। इसकी सजा है आजीवन कारावास या 20 वर्ष से ऊपर का कारावास और फाइन भी, ठीक है। डी का ए 376DA, इसमें है 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ गैंगरेप, ठीक है। इसकी सजा है आपकी आजीवन कारावास और फाइन, ठीक है। अब इसमें वो दे रखी जो 376 में भी दे रखी थी, जो जुर्माना लगेगा वो किसी महिला की चिकित्सा व्यय और पुनर्वास के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। अगली आपकी धारा है 376D का B, इसमें 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार। दंड क्या है? मृत्युदंड दिया जाएगा या फिर आजीवन कारावास और फाइन दिया जाएगा, ठीक है। ये लास्ट धारा आपकी बच गई। अगला इसमें बिंदु है प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में। ये होगी आपकी धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध, ठीक है। जो कोई किसी पुरुष या स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग करेगा, ठीक है, तो सजा है इसमें आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का कारावास एंड फाइन, ठीक है। ये हो गई आपकी ख़त्म। देखिए, इस पर बहुत विवादित भी रहा है, इसमें बहुत सारे केस लॉ भी हैं और फिलहाल आईपीसी में है, ये अभी ख़त्म नहीं है। नई आईपीसी में अब देखते हैं क्या होता है। ये आपका चैप्टर 17 ख़त्म हो गया, अब आपका चैप्टर 18 शुरू होगा। अब हम अपने दूसरे सबसे बड़े चैप्टर की ओर चल रहे हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 17, सॉरी जो हमने पढ़ा वो चैप्टर नंबर 16 था। ये दूसरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। देखिए, अब इसमें धारा शुरू होगी 378 से और जाएगा ये 462 तक, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? चोरी, उद्दापन, एक्सटॉर्शन, उसके बाद लूट आ जाएगी आपकी, रॉबरी, उसके बाद डकैती आ जाएगी। डकैती के बाद आपको पढ़ना होगा आप पैसे का दुर्विनियोग, फिर न्यासभंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसके बाद फ्रॉड पे ये चैप्टर, हाँ, इसके बाद फिर वो आ जाएंगे ट्रेसपास वगैरह। ट्रेसपास के बाद गृह भेदन के बाद ये खत्म हो जाएगा आप 462 पे। इसके बाद फिर शुरू हो जाएगा आपका कूटकरण, फोर्जरी, तो वो अगला 18वां चैप्टर है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चोरी से। देखिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो 2 वीडियोज़ में ये पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे हम। धारा 378 जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। देखिए, चोरी कब मानी जाएगी, इसके लिए 5 बातें आवश्यक हैं, ठीक है। पहली बात, किसी व्यक्ति के कब्जे से, ठीक है, उसकी सम्मति के बिना, कोई जंगम संपत्ति बेईमानीपूर्ण आशय से और उसका स्थान परिवर्तन कर देना, ये चोरी हो जाएगी, ठीक है। ये 5 बातें होनी आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति जैसे किसी का मोबाइल छिपा लेता है उसे थोड़ा परेशान करने के लिए, ठीक है, तो ये चोरी की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा, 379 चोरी के लिए दंड है इसका 3 साल तक कारावास, फाइन या फिर दोनों। धारा 380, देखिए, अगर वही चोरी किसी के निवास स्थान या गृह में की जाए, ठीक है, तो सजा हो जाएगी 7 वर्ष तक और फाइन। इसमें या नहीं है और है, ठीक है। 381 अगर चोरी करने वाला कोई लिपिक या सेवक है, अपने स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी करेगा तो वहाँ भी 7 साल तक सजा और फाइन मिलेगा, ठीक है। ये 382, देखिए, ये है आपको चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी करने के पश्चात चोरी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सामान ले जाता है कि चोरी करने के बाद या तो उसे डरा धमा मृत्यु कारित कर दूंगा, या उससे उपहति कारित कर दूंगा, या उसे ऐसा अवरोध कारित कर दूंगा जिससे वो भाग सके, जैसे कोई चाकू ले जाए, साथ में लाठी ले जाए, कोई बंदूक ले जाता है, ठीक है, या ऐसी कोई वस्तु ले जाता है जिसे गिरा के डरा के मैं भागने के काम में आऊँगा, तो वो धारा 382 के तहत अपराध होगा।
382 धारा लगती क्यों नहीं है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति चोरी करने गया और अपने साथ कोई असला ले गया और चोरी करके अगर वो भाग ही गया तो उस पर कोई असला पकड़ा ही नहीं जाएगा, तो धारा वो 379 या फिर 380 का मुकदमा लिखा जाएगा। अगर पकड़ा गया तो इसे ज़्यादातर पुलिस लूट में लिख देती है, क्योंकि असला पकड़ा गया और असला का वो प्रहार करेगा वहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर प्रहार कर दिया तो पहुँच जाएगा आपका 394 में। और नॉर्मल उपति कार्य हो गई तो जैसे मान लीजिए तो लूट के प्रयत्न में अगर पकड़ा गया, चोरी पूरी सफल नहीं हो पाई तो, और उसने फायर किया या कोई चोट पहुंचा दी किसी को, तो ये आपका लूट का प्रयत्न हो गया, तो ये 393 में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये धारा लगती कम है, ठीक है। और लगेगी कब, जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी करते हुए किसी चोर को पकड़ लिया और उसके साथ वेपन को भी पकड़ लिया, तो ये आपका 382 का अपराध बनता है यहाँ पे। आईपीसी में इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है जो इन सब चीज़ों से डिफरेंट है। एक तो ये वेपन वाला तो सीधा सीधा हो ही जाता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करने के साथ अपने साथ उसने 4 आदमी और खड़े कर रखे हैं, इन चारों का काम क्या है कि अगर वो चोरी करने में पकड़ा गया तो ये बात करके रोक कर इस तरीके से अवरोध उत्पन्न करेंगे कि वो अपनी चोरी में सफल हो जाए। ये लोग चोरी में सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसे लूट या डकैती में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, सिर्फ वेपन की तरह एक तरह से डिफेंस या अवरोध क्रिएट करेंगे जिससे कि वो अपनी चोरी को सफल कर सके। तो ये भी इस तरीके से इसी में आएगा, ठीक है। और इस तरीके से तैयारी करने के साथ चोरी करेगा तो इसकी सज़ा है आपका कठिन कारावास 10 वर्ष तक का और फाइन, ठीक है। ऊपर वाले चोरी वाले मामले में अगर कोई चोरी करता है तो उसमें गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन इसमें देखिए गिरफ्तारी तो किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन वो 7 साल से कम का मामला बन रहा है। ये है आपका 7 साल से ऊपर का मामला, ठीक है। तो इसमें अरेस्टिंग होगी। अब शुरू होता है, देखिए अगला बिंदु, धारा 383 से 89 तक चलेगा। 383 में है आपका उद्दापन, एक्सटॉर्शन। धारा 383 आईपीसी, उद्दापन की परिभाषा देखिए, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को किसी क्षति के भय में डालता है, ठीक है, क्षति के भय में डालता है और इस प्रकार डाले गए भय में उससे कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या कोई ऐसी चीज़ जो मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में प्रत्यावर्तित की जा सकती हो को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से कहता है, बेईमानी से कहे, उत्प्रेरित करे, तो वह उद्दापन कहलाता है, ठीक है। उद्दापन की खास बातें क्या हो गई कि पहले तो कोई भी क्षति भय दिया जाए, किसी व्यक्ति को क्षति भय दिया जाए, प्लस उस क्षति के भय में कोई संपत्ति को क्या कराए, प्रदत्त कर ले और यह कार्य किया जाए बेईमानीपूर्ण आशय से, तो ये हमारा कहलाएगा उद्दापन, ठीक है। धारा 384 देखिए, उद्दापन के लिए दंड, इसमें है 3 वर्ष तक कारावास या फाइन या फिर दोनों, ठीक है। 385 उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति भय में डालना। पहले वाले में क्या था, उद्दापन हो गया, इसमें उद्दापन करने के लिए, इसमें उद्दापन अभी हुआ नहीं है, सिर्फ किसी को क्षति का भय किया गया है, ठीक है। देखिए इन दोनों में अंतर मैं आपको अभी बताता हूँ। इसकी सज़ा है 2 वर्ष तक का कारावास, फाइन या दोनों। ये दोनों कंडीशन कब लागू होती हैं, जब मान लो किसी व्यक्ति को कोई क्षति का भय दिया गया कि आप हमें इतने रुपए दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको या आपके किसी व्यक्ति को ये नुकसान पहुंचा दूंगा, तो ये 385 आईपीसी का अपराध हो गया। लेकिन इस भय में आके उसने किसी संपत्ति को प्रत्यावर्तित कर दिया, ठीक है, उसे दे दिया, तो ये 384 का अपराध हो जाएगा, ठीक है। अब आती है धारा 386। देखिए 386 में क्या है, किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्दापन करना, ठीक है। यहाँ पे उद्दापन क्या किया जा रहा है, उसको जो भय दिया जा रहा है वो काय का दिया जा रहा है, मृत्यु कारित करने का या घोरोपति कारित करने का, तो इसके लिए 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। इसी से जुड़ी हुई 387, इसमें क्या है कि उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरोपति के भय में डालना, भय में डाला है अभी तो 7 वर्ष तक कारावास और फाइन, और अगर भय में डालकर कोई संपत्ति को उद्दापित कर लिया तो ये 386 में आ जाएगा और इसके लिए दंड 10 वर्ष होगा। ये दोनों धाराएं हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस हैं, 388 और 389। देखिए इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध
का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन। यानी उद्यापन किस लिए हो रहा है कि आप ये चीज़ हमें दे दो, नहीं तो हम आपके ऊपर कोई केस लगा देंगे। ये मुकदमा पुलिस से रिलेटेड भी है, ये पुलिस पर लगता है। अगर कोई विवेचक या कोई व्यक्ति यह धमकी देता है कि आप इस मामले में मैं ऐसे तुमको फंसा दूंगा, पैसे दे दो, तो उसमें ये लगेगा। इसमें उद्यापन अगर कर लिया, उद्यापन किया और उसने उद्यापन के स्वरूप जो चीज़ मांगी गई वो दे दी, तो इसमें 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन है, ठीक है। और अगर 377 के अपराध की धमकी दी जा रही है तो इसमें आजीवन कारावास भी है, ठीक है। इसके अगर सिर्फ उद्यापन किया गया है और अभी कोई संपत्ति नहीं दी गई है तो ये 389 है, ठीक है। उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसमें आ जाएगा धारा में, ये दोनों पर सिलेबस में नहीं है हमारे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब 390 से शुरू हो गई हमारी लूट, रॉबरी। देखिए लूट की परिभाषा धारा 390 में। लूट में क्या दे रखा है, किसी भी लूट में या तो चोरी होगी और या उद्यापन, ठीक है। अच्छा, जब उद्यापन हो रहा था उसमें क्या है कि क्षति का भय था, क्षति भय में डालकर कोई संपत्ति किसी से ले लेना, ये क्या होता, एक्सटॉर्शन था। लेकिन जब लूट होगी तो उसमें क्या होगा, जो क्षति का भय होगा वो बिल्कुल आसन्न भय होगा, तत्कालिक भय होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बेटे के ऊपर बंदूक तान दे कि इतने रुपए दो नहीं तो मैं ऐसे गोली मार दूंगा, अभी तो तुरंत तो नहीं तो गोली मार दूंगा, इस तरीके से तत्काल क्षति भय है। उसमें उद्यापन में तत्काल क्षति भय नहीं था। और बल और हिंसा का प्रयोग, स्वेच्छा बल हिंसा का प्रयोग हो और क्षति का आसन्न भय हो, ये दोनों चीज होंगी तो वो लूट में आ जाएगा, ठीक है। अगली आपकी धारा है, देखिए डकैती, धारा 391। उपरोक्त काम जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर करते हैं, लूट अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति करेंगे या करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है, तो जितने भी वहाँ उपस्थित व्यक्ति हैं वो सभी हमारे डकैती के दोषी होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा डकैती, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए धारा 392, 392 में है लूट के लिए दंड, ठीक है। लूट का दंड कितना है, कठिन कारावास 10 वर्ष तक का और फाइन। अगर यही लूट किसी हाईवे पे की गई है, राजमार्ग पे की गई है, ठीक है, और यह सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच यानी रात में की गई है, तो इसकी जो सज़ा है वो 14 वर्ष तक का कारावास इसमें दिया जाएगा, ठीक है। लूट के प्रयत्न, अगर लूट की और लूट के प्रयत्न में विफल हो गया तो 393 में इसका दंड है 7 वर्ष तक कारावास और फाइन। अगला है आपका 394। ये देखिए, अगर लूट करने में किसी को कोई चोट आ जाती है, किसी व्यक्ति को अगर कोई उपाधि कारित कर देता है तो इसकी सज़ा है आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन, ये दोनों चीज़ें इसको मिलेंगी, ठीक है। अब आती है धारा 395। देखिए यहाँ से डकैती के लिए दंड शुरू हो जाता है। ये है डकैती के लिए दंड, कितना दंड है, आजीवन कारावास मिलेगा या फिर 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और फाइन, ठीक है। उपहति के साथ अगर लूट कर रहा था तो उसमें जितना दंड है इसमें भी सेम उतना ही दंड है, लेकिन ये डकैती है, ठीक है। 396 ये इंपॉर्टेंट धारा है और ज़्यादातर यूज होती है पुलिस में। ये है हत्या सहित डकैती। अगर कोई व्यक्ति डकैती करने के क्रम में हत्या कर देता है तो उसकी सज़ा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का कठोर कारावास प्लस फाइन, ये दिया जाएगा। 397 अब यहाँ से ये कम होता जाएगा इनका क्राइम। 397 है तुम्हारा मृत्यु, ऊपर वाले में हत्या हो रही थी लेकिन इसमें मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ, ठीक है। लूट या डकैती उसमें मृत्यु हो जा रही थी लेकिन इसमें सिर्फ प्रयत्न है, ठीक है। तो लूट या डकैती करते समय घातक आयुध का प्रयोग कर रहा है कोई, ठीक है, प्रयोग करना तो ये माना जाएगा कि वो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न कर रहा है, या किसी को घोर उपहति कारित करेगा, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो इसकी सजा होगी 7 वर्ष से अनिम्न कारावास। कारावास जो होगा वो 7 वर्ष से कम नहीं होगा। इसके बाद आते 398, ठीक है। 398 में घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न, जो चोरी के मामले में था धारा 382 में, वो यहाँ डकैती के मामले में 398 में। अगर किसी व्यक्ति के पास घातक आयुध है और उससे सज्जित होकर वो लूट या डकैती कर रहा है तो 7 वर्ष से अनिम्न उसको कारावास दिया जाएगा। इसके बाद अगली धारा 399।
399 में आपको डकैती करने के लिए तैयारी करना। अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसे वेपन्स पाए जाते हैं और यह साबित कर दिया जाता है कि वो डकैती के लिए यूज करने के लिए उन्होंने इकट्ठे किए थे, तो उसके लिए 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और फाइन दिया जाएगा। देखिए, ये धारा साबित कर पाना बड़ा कठिन है, इसीलिए ये धाराएं लगती नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है धारा 401, चोरों की टोली का होने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति किसी चोरों की टोली का सदस्य है तो उसके लिए दंड है 7 वर्ष तक का कारावास और फाइन। ये लास्ट धारा इसमें आ जाती है 402। ये है डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। अगर कोई व्यक्ति डकैती करने के लिए कहीं इकट्ठे होते हैं तो इसके लिए एक सज़ा है 7 वर्ष तक कारावास और फाइन। देखिए, ये चोरी और डकैती यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। अब ये टॉपिक है हमारा संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में। दुर्विनियोग क्या होता है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति है, कहीं पे जैसे मान लो रास्ते में किसी का पर्स गिर गया, अब उस पर्स को देखा जाए और उसमें कोई ऐसा आइडेंटिटी कार्ड या कोई एड्रेस या कोई ऐसी वस्तु है जिससे उसको उस व्यक्ति को पहुंचाया जा सकता है, दिया जा सकता है, लेकिन वो क्या करता है, उसे इग्नोर करके उस संपत्ति को अपने यूज में प्रत्यावर्तित कर लेता है, उसको यूज करने लग जाता है। तो ये संपत्ति का दुर्विनियोग हो गया। अगर ऐसी हमें कोई वस्तु मिली जिससे उसके मालिक का पता लगाना पॉसिबल ही नहीं था, तो वहाँ संपत्ति का दुर्विनियोग नहीं माना जाएगा। दुर्विनियोग जब होगा जब किसी व्यक्ति की संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से अपने प्रयोग में ले आना। ठीक है, जबकि वो उसके असली मालिक तक पहुँचा सकता था, तो ये क्या होगा? दुर्विनियोग होगा। धारा 403 में संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग के लिए दंड है। देखिए, इसका दंड है 2 वर्ष तक कारावास या फाइन या दोनों। बहुत ज़्यादा इसमें समझने उसकी ज़रूरत नहीं है, आगे भी बहुत सारा सिलेबस है। अगला है धारा 404। ये 403 और 404 दोनों मिलती जुलती धारा हैं। ये है संपत्ति का दुर्विनियोग किसी मृत व्यक्ति के पास से करना। ठीक है, ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति के मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। ठीक है, चाहे रोड एक्सीडेंट में कोई मर गया हो, चाहे कहीं भी अगर मरे हुए व्यक्ति से अगर किसी संपत्ति को लेकर कोई उसका दुर्विनियोग करता है तो 3 साल तक का कारावास और फाइन उसे दिया जाएगा। और अगर यही कार्य कोई उसका सेवक या लिपिक करे तो उसे 7 साल तक का कारावास और फाइन दिया जाएगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है 406। ये आ गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग के संबंध में। आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा सुनिए आप। आपराधिक न्यास भंग क्या है? जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी भी प्रकार से स्वयं को न्यस्त किए जाने के बाद, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई अख्तियार, कोई किसी तरीके से कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को दे दी गई, न्यस्त की गई। न्यस्त का मतलब है यहाँ पे विश्वास। ठीक है, अगर विश्वास करने पे कोई अगर संपत्ति उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति किसी के नाम की गई या फिर किन्हीं शर्तों के अधीन की गई या उसे प्रदान की गई या विश्वास में दी गई, उसका बेईमानी से वो यूज कर लेता है, यानी जिस चीज़ काम के लिए दी गई थी वो काम नहीं करता है, या उसे अपने उपयोग में संप्रवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास ये न्यास है, न्यास निर्वहन किया जाना है, यानी जिस प्रकार जिस विश्वास से दी गई है वो काम किया जाना है, उसको विहित करने वाली किसी विधि के निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई अभिव्यक्त विवक्षित वैध संविदा का। कोई पैसा किसी व्यक्ति को मान लीजिए दिया गया है कि ये हमारी ज्वेलरी रख लीजिए और हम इतने दिन बाद इतने रुपए के बदले इतने रुपए तुम्हें देंगे और अपनी संपत्ति वापस ले लेंगे। तो मान लो वो ज्वेलरी वापस ना करे, कोई प्लॉट रजिस्ट्री गिरवी रखे, कुछ पैसे दे उधार और वापस ना दे, तो इस तरीके के ये सारे काम, इनमें जो भी इनके लिए वैध संविदा विवक्षित की गई है, ठीक है, या जो भी निर्देश उन्होंने तय किए हैं, उन सब का क्या करे? बेईमानी से अतिक्रमण कर ले और उस संपत्ति को उपयोग या व्यय कर ले। ठीक है, तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने आपराधिक न्यास भंग किया है। ठीक है, कुल मिला के संपत्ति को जब दिया गया किसी व्यक्ति द्वारा तो उसको बेईमानी से उस काम में ना लगाना या जो जिन शर्तों का अधीन दिया गया उन शर्तों को तोड़ देना। अब जो लगती है वो धारा 406, आपराधिक न्यास भंग करने के लिए दंड 3 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों।
धारा 407, अगर आपराधिक न्यास भंग किसी वाहक द्वारा किया गया है, ठीक है, कोई संपत्ति जिसके द्वारा भेजी जा रही है उसने अगर आपराधिक न्यास भंग कर दिया तो 7 वर्ष तक का कारावास और फाइन दिया जाएगा, ठीक है। यही काम अगर लिपिक या सेवक द्वारा किया जाएगा तो 408 में उसे 7 वर्ष तक का कारावास और फाइन दिया जाएगा। ये आपराधिक न्यास भंग की लास्ट धारा है। 409, अगर आपराधिक न्यास भंग किसी लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी, अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग किया जाता है तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन, ये दोनों दिए जाएंगे। इसमें क्या होता है, देखिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे एक रिश्तेदारों में एक दादी थी, उन्होंने बैंक में अपने पैसे डाल रखे थे कुछ। बैंक वालों ने क्या किया, क्योंकि पहले अकाउंट्स पे ना तो कोई मोबाइल नंबर होता था ना कुछ, उसके पैसे निकाल लिए। पैसे निकाल के उन्होंने अपने किसी यूज में लिए होंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा पैसे खामखा पड़े हैं, चलो उनकी एफडी करा लेते हैं। जब इन्होंने अकाउंट में बैलेंस चेक किया तो उसमें बैलेंस बिल्कुल खाली था, लेकिन बैंक वाले इस बात से सिट पिटाने लगे। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद वो पैसा वापस उसमें डाल दिया कि आपका थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, हमने पैसे वापस डाल दिए। इन्होंने ये जो कृत्य किया बैंक वालों ने, ये हमारा इस 409 के अंतर्गत अपराध था, ठीक है। देखिए अब जो धारा आ रही हैं 410, 11, 12, 13 और 14, इसमें 411 और 414 ये दोनों बड़ी काम की धाराएं हैं और लगती हैं। ये धाराएं कब लगती हैं, जब किसी व्यक्ति से कोई चोरी की, लूट की, डकैती की कोई संपत्ति बरामद होती है तो उसके ऊपर ये धाराएं लगती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें धारा स्टार्ट होती है हमारी 410। 410 में क्या है, ये बताया गया कि चुराई हुई संपत्ति किसे कहेंगे, ठीक है। देखिए कोई भी संपत्ति, चाहे वो चोरी से प्राप्त की गई हो, उद्दापन से प्राप्त की गई हो, लूट से प्राप्त की गई हो, डकैती से प्राप्त की गई हो, ठीक है। देखिए लूट है, उद्दापन है, चोरी से प्राप्त की गई, दुर्विनियोग से, न्यास भंग से, किसी से भी अगर प्राप्त की गई तो उसे चोरी की संपत्ति कहा जाएगा। देखिए धारा 411, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। अगर किसी चोर ने कोई संपत्ति प्राप्त चुराई और वो संपत्ति किसी दूसरी व्यक्ति से पुलिस ने बरामद कर ली, तो चुराई हुई संपत्ति को उसने अपने पास रखा, बेईमानी से प्राप्त किया, इसके लिए सजा 3 वर्ष तक का कारावास, फाइन और दोनों। देखिए अगर किसी चोर ने कोई संपत्ति चुराई और उस चोर से ही वो संपत्ति पुलिस ने बरामद की गई तो उस पर चोरी की धारा चाहे 379 या 380 जो भी हो प्लस 411 उसके साथ जरूर लगेगी, लेकिन सज़ा उसको किसी एक ही धारा में होगी, क्योंकि इसमें भी 3 वर्ष का कारावास है और उसमें भी 3 वर्ष का कारावास है, ठीक है। 412, देखिए 412 है, अगर डकैती से कोई संपत्ति चुराई गई है उसको बेईमानी से प्राप्त करना, ठीक है। इसके लिए सज़ा है आपका या तो 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन और या फिर आजीवन कारावास, ठीक है। धारा 413 ये है चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। जो कोई चोरी के पार्ट्स, जिस दुकान होती है ना जो चोरी के सामान को हिल्ले लगाते हैं, उन पे ये धारा लगती है। इसमें भी वही सेम कारावास ऊपर वाला 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन या फिर आजीवन कारावास। धारा 414 ये कहती है कि चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना। अब छिपाएंगे कैसे, या तो उसे व्यय करने में, बेचने में, या इधर उधर करने में, या छिपाने में, इनमें अगर हेल्प कर रहा है तो ये कहा जाएगा कि वो चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता कर रहा है। सज़ा वही है ऊपर वाली 411 वाली, 3 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक आता है, देखिए चीटिंग, छल। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 1 घंटे की हो जाएगी। मुझे लगता है इसको 2 भाग में बनाना चाहिए, तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं और अगले पार्ट में मैं बाकी के धारा 415 से और 511 तक ये कवर कर दूंगा। तो इतना ही है। सभी दरोगा भाइयों से इतनी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने 9000 के 9000 दरोगाओं में ये वीडियो पहुंचा दें। किसी न किसी को थोड़ी बहुत हेल्प तो मिलेगी इससे, और हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ भी हुई हो। मैं 100% इसको वो नहीं करता हूँ कि भाई मैं बहुत अच्छी मैंने ये वीडियो बनाई है, पर अगर किसी भाई को थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिलेगी तो बस यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू। और भाई चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। साथ वाले सभी भाइयों से थोड़ा इसे आपस में सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।